every single day. I'm gonna make हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजिंग और स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी थी तो सबसे पहले जाके उसको देख लेना। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में, और उसी का एक सब टॉपिक है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है। तो देखो, अब जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो, जैसे मैंने आपको बताया था, पूरा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जो है पूरा बताते हैं। जो आपकी अलग अलग पोजीशंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसके हिसाब से ये कौन किसको रिपोर्ट करेगा। यहाँ पे पूरा प्लान रिलेशनशिप होता है कि आपके जो रिलेटेड फंक्शंस हैं उनके ग्रुप्स हैं उनके बीच में होता है। जो फिजिकल फैक्टर्स है जिन लोगों की ज़रूरत है उनके बीच में होता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ना पूरा होता है कि आपका जो गोल्स हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर बनाना। जो ऐसा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का ये ना ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पे दिखाया जाता है, या फिर जॉब टास्क पिरामिड पे दिखाया जाता है। पूरा दिखाता है वो कि क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा उनका रिलेशनशिप क्या है अलग अलग पोजीशंस के बीच में। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है कि आपके गोल्स कैसे अचीव किए जाएंगे, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स उनको कैसे अचीव करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक आपको है प्रोडक्शन लाइन में अंडरटेकिंग है, तो उसमें ना ये काफ़ी चार्ट में आपको ज़रूरी रहेगा मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग। तो अगर अच्छा स्ट्रक्चर जो है स्टेटिक नहीं होगा लेकिन डायनेमिक होना चाहिए, मतलब ठीक है ना। तो ये क्या है, धीरे धीरे चेंज होता रहना चाहिए। कुछ समय बाद आपने चेंज कर दिया, फिर आपने चेंज कर दिया, कि बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस तो होते रहते हैं ना, तो इसलिए आपको भी तो अपना सब कुछ चेंज करना पड़ेगा इधर, यही बात है। फिर आता है डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। दो टाइप के स्ट्रक्चर वेरिएबल्स होते हैं जिनको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर और ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। जो बेसिक स्ट्रक्चर का डिज़ाइनिंग है उसमें होता है कि जो सेंट्रल इशू रहता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है वो डिवाइड किया जाएगा, असाइन किया जाएगा लोगों को अलग अलग पोजीशन के हिसाब से, ग्रुप्स के हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से, डिवीजन के हिसाब से, और कोऑर्डिनेशन कैसे करी जाएगी ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा किया जा सके। लेकिन जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होता है वो, उसमें ऐसे फैक्टर्स होते हैं यार, इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, कंट्रोल प्रोसीजर, रूल्स रेगुलेशंस, सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड पनिशमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है उसमें दो फैक्ट से वो डील करता है। पहला कि जो फंक्शंस जो परफॉर्म किए जाएंगे, दूसरा कि स्ट्रक्चर का क्या फॉर्म होगा। जो पहला फैक्ट है हमारा, फंक्शंस जो परफॉर्म किए जाएंगे, उसके लिए आपको एक्टिविटीज़ डिटरमाइन करनी है, ऑर्गेनाइजेशन की नीड पता करनी है, डिवाइड करना है एक्टिविटीज़ को, पूरा स्पेशलाइजेशन को माइंड में रखते हुए। और जो दूसरा फैक्ट है यानी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, उसमें पूरी डिटेल्स स्टडी होती है, एप्लीकेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिस के उनकी पूरा, ठीक है ना। तो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो फॉर्मल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है अलग अलग पोजीशन के हिसाब से। जैसे कि आप देख सकते हो, अब जो एक मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में पूरा देख सकते हैं किस तरीके से पूरा डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कंसिडरेशंस इन डिजाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कई सारी कंसिडरेशंस आपको देखनी होती हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजी। जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है ना। तो यही मतलब ऑब्जेक्टिव्स ना मैं आपको ऑलरेडी कई सारे चैप्टर्स में समझा चुका हूँ क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ गोल ज़रूर होता है, तो आपको अपना स्ट्रक्चर बनाते हुए उन गोल्स को ध्यान में रखना होता है। वही गोल से आप अपने टास्क और स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बना पाओगे, ठीक है ना। तो अगर मैनेजमेंट जो है स्ट्रैटेजी में कुछ कुछ चेंजेस करते रहते हैं अकॉर्डिंगली, तो जो स्ट्रक्चर है उसको भी मॉडिफाई किया जाना चाहिए ताकि उस चेंज को सपोर्ट किया जा सके। कुछ कुछ केसेस में ये ट्रू रहता है, ये जो स्ट्रैटेजी उस स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, जहाँ पे मैनेजर की कोई चॉइस नहीं होती, लेकिन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ही उसको चलाना पड़ता है, ठीक है ना। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है। दूसरा पॉइंट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या आता है आपका, वही यार मैंने आपको बताया हुआ है, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को जो उसकी फंक्शनिंग है उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसको पूरा डिज़ाइन किया जाना चाहिए चेंजेस के हिसाब से, कि जो एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है फास्ट चेंजिंग अनसर्टेन एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है तो इसका स्ट्रक्चर ज़्यादा अडेप्टिव, डायनेमिक और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। लेकिन एनवायरमेंटल चेंजेस जो है बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं है ज़्यादा, तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसमें ना बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे अब जो रैपिड, डाइवर्स और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट में,
तो उससे क्या है, जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, पुराने स्ट्रक्चर्स, वो इनफेक्टिव हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है टेक्नोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशन सोशो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है, सोशो टेक्निकल सिस्टम। टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं उनको भी आपको पूरा देखना होता है अपने, क्या आपको गोल्स वगैरह हैं उसके हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो जो एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है। हर एक्टिविटी में आपको कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ी जाती है। तो जो टेक्नोलॉजी का जो टाइप है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो यूज़ किया जाएगा, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा कि क्या स्ट्रक्चर होता है। डायरेक्टली भी करेगा, इनडायरेक्टली भी करेगा, ठीक है ना। ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है तो स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है एम्प्लॉयज़ के बीच में, रिलेशनशिप्स वगैरह। जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, शेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेंथ ऑफ चेन ऑफ कमांड, मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, फ्लो ऑफ वर्क वगैरह जो है, इनका बहुत फ़र्क पड़ेगा टेक्नोलॉजी से, इन पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है पीपल। ऑर्गेनाइजेशन जो है लोगों की बनाई गई है, लोगों से ही चलती है। बहुत सारे लोग जो है मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल जॉब्स में लगे होते हैं, और वो भी मतलब वही है अथॉरिटीज जो रिलेशनशिप है इनका, उसमें वो रहते हैं। उनके कुछ गोल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, परसेप्शंस है, बिलीव्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, जिनका डायरेक्ट रिलेशन पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे। इनको भी आपको पूरा ध्यान रखना होता है। फिफ्थ है साइज़। अब कई सारी रिसर्च और स्टडीज़ वगैरह होती है, उसमें पता चलता है कि साइज़ और ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बीच में बहुत तगड़ा पॉजिटिव रिलेशन होता है। साइज़ इंक्रीज़ होएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, स्ट्रक्चर को वो इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है ना। अगर साइज़ अब जो साइज़ है वो बढ़ता है तो डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन बढ़ेगा। जो डायरेक्ट सर्विलेंस है, मतलब लोगों को ऊपर से डायरेक्टली देखा जाता था, उनके काम को मॉनिटर किया जाता था, उसकी जगह फॉर्मलाइजेशन आ जाएगी, रूल्स आ जाएंगे, प्रोसीजर्स आ जाएंगे, डिसेंट्रलाइजेशन आ जाएगी सेंट्रलाइजेशन की जगह। तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। तो यही सारी इसमें ना मेन मतलब थोड़ी मोटी इसमें बातें करी गई है कि साइज़ इंक्रीज़ होएगा तो जो कॉम्प्लेक्सिटी और फॉर्मलाइजेशन है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और ठीक है, मेरे ख्याल में तो इतना बहुत है इसके लिए। सिक्स्थ है जॉब डिज़ाइन। तो इसमें क्या है कि अलग अलग प्रकार के जो टास्क हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनको कंबाइन किया जाता है पूरी जॉब बनाने के लिए। जो ऑर्गेनाइजेशन की जो जॉब है उसको अच्छे से डिज़ाइन किया जाना चाहिए, स्पेसिफाई किया जाना चाहिए कि कौन क्या क्या करेगा अपनी अपनी जॉब्स में। जो जॉब्स के अगर कंटेंट क्लियर होते हैं तो मैनेजर जो है वो सबॉर्डिनेट्स को जॉब असाइन कर सकता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकता है, ठीक है। तो जॉब्स के बेसिस पर ही ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। सेवंथ है डिपार्टमेंटेशन, ठीक है। इसमें क्या है कि जब जॉब्स डिज़ाइन करी गई हैं तो वो उनका पूरा क्लासीफाई करते हो, जो प्रोडक्शन, परचेजिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल वगैरह के हिसाब से। ऐसी तो ग्रुप, जब आप इन एक्टिविटीज़ को ऐसे ग्रुप करते हो तो उससे डिपार्टमेंट्स क्रिएट होते हैं। और जो रिलेटेड जॉब्स हैं उनको अगर आप एक ही डिपार्टमेंट के अंडर रखोगे तो कोऑर्डिनेशन जो है, जो अलग अलग जॉब होल्डर्स का है, वो ईजी हो जाता है। एट्थ है इसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब देखो जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है उसमें ये है कि एक मैनेजर डायरेक्टली कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। कितने एम्प्लॉयज़ उसके नीचे वो अपना काम कर सकते हैं, तो कितने लोग आके उसको, एम्प्लॉय जो है वो आके रिपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर कम लोग करते हैं तो उसका समय आप ढंग से यूज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो सबसे बात ही नहीं कर पाएगा, सबको मैनेज ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए उनकी एक लिमिट होती है कि भैया कितने सबॉर्डिनेट्स वो मैनेज कर सकता है, और यही चीज़, दोनों चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए एक्टिविटीज़ जो है एलोकेट करते हुए। अब ये ऐसे ना एक डेफिनेट नंबर तो सजेस्ट नहीं कर सकते, बहुत फ़र्क पड़ता है कि काम का क्या नेचर है, और बहुत सारे फैक्टर्स हो गए। ये फंक्शंस सिमिलर है, जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है फंक्शंस की, डायरेक्ट सुपरविजन की कितनी ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन वगैरह, ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो डायरेक्ट आप एक अभी नंबर नहीं निकाल सकते हो। अब भैया नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो स्पैन ऑफ कंट्रोल। जो टर्म है स्पैन ऑफ कंट्रोल, उसको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, स्पैन ऑफ सुपरविजन भी कहा जाता है, स्पैन ऑफ अथॉरिटी भी कहा जाता है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। तो इसमें वही बात है कि मैनेजर अपने अंदर नीचे कितने सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर सकता है। सामने आप डायग्राम में देख सकते हो, मैनेजर ए का क्या स्पैन है, 2 का है, और जो मैनेजर बी है वो 4 सबऑर्डिनेट्स को देख सकता है, और सी जो है वो 10 सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्टली देख सकता है। तो सी का स्पैन काफ़ी वाइड है बी के मुकाबले। जो पुराने राइटर्स हैं जिन्होंने ये कहा है कि आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोगों को ही देखना चाहिए, और भी ज़्यादा करना चाहते हो 6, इससे ज़्यादा नहीं, जो डायरेक्टली आप देख रहे हो। तो ये हालांकि आजकल ये सब चलता नहीं है यार,
ये पुरानी बातें हो गई हैं। क्यों? क्योंकि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वगैरह और कैसी कई सारी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। इसी चैप्टर में आगे हम उनको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, ये ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? जो रिलेशनशिप्स की थ्योरी है, जो ग्रैकुनास ने बनाई थी। मतलब पता नहीं है इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने ढंग से किया या नहीं, फ्रेंच नाम है इसीलिए, ठीक है ना। तो वही है कि वही जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि ज़्यादा नहीं हैंडल कर सकता, कम करोगे तो उसको ढंग से यूज़ नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आप बॉक्स भी देख सकते हो, उन्होंने मैथमेटिकली पूरा बताया हुआ है, ठीक है ना। मैथ्स में आपको इंटरेस्ट हो पढ़ लेना मेरे को तो नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या इम्पैक्ट रहता है जो स्पैन ऑफ सुपरविजन है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, उसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे। अब कितने लोग बंदा हैंडल कर सकता है वो ये बताता है आपको। अगर स्पैन छोटा है तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? नैरो होगा, डीप होगा, तो बहुत ज़्यादा लेवल्स बन जाएंगे। जैसा आप सामने फ़ोटो में देख सकते हो, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ए है उसमें बहुत सारे लेवल्स बन गए हैं, वो नैरो है, ठीक है ना। तो उनको जो है लोगों को टॉप मैनेजर्स के अगर बात करनी है तो उनके अलग अलग लेयर्स के थ्रू बात करनी पड़ेगी। तो सेंट्रलाइजेशन रहती है अथॉरिटी की। तो कम्युनिकेशन में आपको ब्लॉकेजेस आते हैं, डिस्टॉर्शंस आते हैं, ऐसी चीज़ें बढ़ जाती हैं। अगर स्पैन बड़ा है तो लेवल्स बहुत कम हो जाएंगे, ऐसा फ्लैट और वाइड बनेगा जैसा आप बी स्ट्रक्चर देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें कम्युनिकेशन जो ब्लॉक हो रही है वो कम हो जाती है, ऐसी चीज़ें कम हो जाती हैं क्योंकि लोग डायरेक्टली टॉप एग्जीक्यूटिव से जाके बात कर रहे हैं। अब क्या फैक्टर्स है जो एक स्पैन ऑफ कंट्रोल को इन्फ्लुएंस करते हैं? पहला है कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें बहुत सारे लेवल्स को वो फेवर करेगा। क्योंकि मतलब क्या है ना कि देखो, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने की हमें डिफ़िकल्टी नहीं है, इतनी सारी लेयर्स हैं तब भी इंफॉर्मेशन अच्छे से ट्रांसफ़र करी जा रही है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो 5 या 6 लोगों तक रहना चाहिए। दूसरा है नेचर ऑफ वर्क। अगर यूनिफॉर्म नेचर है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है काफ़ी वाइड होगा। अगर सिंपल और रूटीन नेचर का काम है उसको डेलीगेट किया जा सकता है सबऑर्डिनेट्स तक। तो इस तरीके से सुपरवाइजर जो है बहुत सारे लोगों को एक बारी में देख पाएंगे। थर्ड है कैपेबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर को भी तो हमें देखना है ना, कैसा सुपरवाइजर होगा यार, उसकी लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर ऐसा सब है उसमें बढ़िया बढ़िया तो ज़्यादा वर्कर्स को हैंडल कर पाएगा। फोर्थ है एबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट्स अगर एबल हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, वो डेलीगेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो स्पैन ऑफ सुपरविजन इस केस में भी हाई हो जाएगा। फिफ्थ है अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। अगर एक सुपरवाइजर के पास इतना टाइम है कि वो अच्छे से लोगों का काम सुपरवाइज कर सके तो स्पैन ऑफ कंट्रोल इसमें हाई रहेगा। अगर वो नैरो कब रहेगा? जब सुपरवाइजर के पास बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ है डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब जो एग्जीक्यूटिव है जो सारे डिसीजन खुद लेता है वो कम लोगों को सुपरवाइज कर पाएगा। एक ऐसा एग्जीक्यूटिव जो अपनी अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज कर रहा है लोअर लेवल तक, वो ज़्यादा लोगों से बात कर पाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है। सेवन्थ और लास्ट है इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ असिस्टेंट्स। जब सबॉर्डिनेट्स हैं उनको मेथड, शेड्यूल, क्वालिटी और बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से गाइडेंस मिलती है अपने स्टाफ के जो लोग हैं उनसे, तो उनको ना बार बार लाइन सुपरवाइजर्स जो होते हैं उनसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो छोटी छोटी बात के लिए उनको सुपरवाइजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने नीचे ज़्यादा सबॉर्डिनेट्स को हैंडल कर पाएगा। लेकिन क्या है, उसको सारी गाइडेंस जो है आसपास अपने लोगों से मिले, स्टाफ के लोगों से मिले, ठीक है ना। तो मतलब ये एक पॉइंट होता है। तो ये हो गए आपके 7 पॉइंट्स। तो एक यूनिफॉर्म स्पैन ऑफ कंट्रोल हो नहीं सकता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। हर एक एग्जीक्यूटिव पोजीशन के हिसाब से देखा जाता है, एडजस्टमेंट्स करी जाती हैं। तो यही सारी इसमें चीज़ें होती हैं। तो बस ये हो गया। अभी जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपसे बात करूंगा डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनोग्राम्स वगैरह के बारे में। कुछ नई चीज़ें हैं जो आपने नहीं पढ़ी हैं 12th तक, और मज़ा आएगा। और अगर आपको नीचे लाइक और शेयर वगैरह के बटन के साथ अगर आपको दिखता है थैंक्स का बटन, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो वहाँ से कर सकते हो, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं दिख रहा बटन, कोई बात नहीं, बहुत ही जल्दी दिखने लगेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, मुझे नीचे कमेंट्स में भी बता देना ये, और इसका लिंक अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कर दो, फायदा सबको होना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।